तो स्वागत है आपका इस सीरीज के पहले लेक्चर में जिसमें हम रिलेशन एंड फंक्शन को मास्टर करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं उसके लिए होपफुली आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है रिगार्डिंग दिस होल सीरीज। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है। अगर नहीं मालूम है तो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। जस्ट फोर्थ पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं पहले चैप्टर की तरफ। तो ये रहा आपके सामने पहला चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। देखो स्टार्टिंग में जो कोट है ना उनको पढ़ा जरूर करो, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर समझ में आ जाएगा तो आपको मजा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जीएच हार्डी साहब इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए ऐसा बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे उनका कोट है, वो बोल रहे हैं कि देयर इज नो परमानेंट प्लेस इन दी वर्ल्ड फॉर अगली मैथमेटिक्स। इस पूरे दुनिया में अगली मैथमेटिक्स के लिए कोई भी परमानेंट जगह नहीं है। इट मे बी वेरी हार्ड टू डिफाइन मैथमेटिकल ब्यूटी। भले ही मैथमेटिकल ब्यूटी को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है, डिफिकल्ट है, लेकिन दैट इज जस्ट एज ट्रू ऑफ ब्यूटी ऑफ एनी अदर काइंड। या उसी तरीके से सत्य है जैसे बाकी ब्यूटीज को डिफाइन करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, राइट? आगे बोल रहे हैं कि वी मे नॉट नो क्वाइट व्हाट वी मीन बाय अ ब्यूटीफुल पोएम। भले ही हमें ये ना पता हो कि ब्यूटीफुल पोएम क्या होती है, हम उसको भले ही डिफाइन ना कर पाए, लेकिन दैट डज नॉट प्रिवेंट अस फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग वन व्हेन वी रीड इट। बट ये हमें प्रिवेंट नहीं करता रिकॉग्नाइज करने से जब हम एक ब्यूटीफुल पोएम को सुनते हैं। जब सुनते हैं एक अच्छी पोएम को तो हमारे मुंह से अपने आप निकल पड़ता है, वाह व्हाट अ पोएम, राइट? व्हाट अ ब्यूटीफुल पोएम। सेम मैनर में मैथमेटिक्स का जो ब्यूटी है उसको भी हम भले ही डिफाइन ना कर पाए, लेकिन जब हम सीखते हैं, जानते हैं उसके बारे में, तो हमारे मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है क्या? वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स, राइट? होपफुली आपको एक कोट समझ आया हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो देखिए क्लास 11th में चैप्टर 2 जिसका नाम था रिलेशन एंड फंक्शन, वहां पे हमने क्या सीखा था कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। साथ में हमने इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। अगर आपको अभी भी डाउट्स हो तो डोंट वरी, मैं 11th में नहीं भेजूंगा, जस्ट अभी आपका रिवाइज करा देता हूँ। देखो पहले रिलेशन हम समझते हैं। दो सेट ले लिया, सेट ए और सेट बी। तो ए क्रॉस बी किया तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। याद कीजिए क्या बोलते थे? ऑर्डर्ड पेयर। फॉर एग्जांपल दो सेट ले लेते हैं, सेट ए जिसमें दो एलिमेंट 1 और 2 ले लिया, सेट बी ले लिया। मान लो इसमें भी दो एलिमेंट है, ए कॉमा बी। अगर मैं पूछूं आपसे कि ए क्रॉस बी बताओ तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई कर दो। 1 ए और दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 1 कॉमा बी, देन 2 कॉमा ए एंड 2 कॉमा बी। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 को उठाया, उसका मल्टीप्लाई ए में फिर बी में, ऐसे लिखा। मल्टीप्लाई का मतलब ऐसे कॉमा करके लिखना है ना? तो ये पूरा एक एलिमेंट बन गया, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा है, चौथा। इन सब को अब जो ऐसे एलिमेंट लिखे जाते हैं इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या? ऑर्डर्ड पेयर। दो है तो दो ऑर्डर्ड पेयर, और तीन हुए तो ट्रिपल ऑर्डर्ड पेयर। बोलो एकदम क्लियर है क्या? वेरी गुड। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 1 जो है ए से किसी ना किसी वे में कनेक्टेड है, 1 बी से किसी ना किसी वे में कनेक्टेड है, सेम मैनर में 2 बी और 2 बी। तो यही इसी मीन को जिस मैनर में कनेक्टेड है उसको हम रिलेशन बोलते हैं, और इसको ऐसे लिखते हैं ए इज कनेक्टेड टू बी इन एनी मीन्स एंड दैट मीन्स इज नोन एज रिलेशन। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, और मैंने डिफाइन कर दिया कि y जो है x का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन स्टेब्लिश कर दिया। क्या मैंने कहा? कि x का स्क्वायर करने पे y आता है। तो ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? x 1 रखो, इसका स्क्वायर करो 1 आएगा। x 2 रखो, उसका स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। फिर 3 और 9, फिर 4 और 16, ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएंगे? एक रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? जहां पे रिलेशन कैसे डिफाइंड है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अभी आप बताओ कि रिलेशन आपको समझ आ गया। अब फंक्शन क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइप के रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं, जिसमें क्या रहता है समझा देता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि इसी को हम ऐसे मैपिंग के थ्रू दिखा सकते हैं, सेट ए हुआ, ए सेट बी हुआ, इसको हम डोमेन बोलते थे, और बाकी अगले वाले को सेट बी को, पूरे सेट बी को को डोमेन बोलते थे। और इसमें वो सारे एलिमेंट जो कनेक्टेड है, क्या जो कनेक्टेड है ए से, उसको हम रेंज बोलते थे। बोलो ये सारी चीजें याद आ रही है क्या? क्लास 11th में मैंने पढ़ाया था, समझाया था, होपफुली आपको याद हो, कहीं से भी पढ़ा होगा, आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं है कोई बात नहीं, देख लो। देखो यहाँ पे ध्यान से मैं बोलूं कि आप बताओ मेरे को डोमेन क्या होगा, कहो कि सर सेट ए में कितने एलिमेंट है, ए बी सी, ये सारे के सारे डोमेन है। डोमेन क्या होता है? ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, राइट? उसको हम डोमेन बोलते हैं। वो डोमेन क्या होता है? ये सारा सेट बी, वो सारा का सारा सेट बी को हम को डोमेन बोलते हैं। फिर रेंज क्या होता है? रेंज वो सारे के सारे एलिमेंट का समूह होता है, सेट होता है, जो कनेक्टेड है विद ए, मतलब जिनका प्री इमेज है। तो 1 3 4 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा रेंज, और को डोमेन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। पहले बताओ इतना क्लियर है क्या? अब फंक्शन क्या होता है ध्यान से समझो। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। अगर ऐसा है
तो इसको हम फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन। समझो फिर से, मैंने कहा हर एक x की वैल्यू पे y की केवल और केवल एक वैल्यू मिलनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है केवल और केवल एक वैल्यू से कनेक्टेड होना चाहिए। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? अब कौन सा नहीं हो सकता वो मैं समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे मान लो b जो है 3 से कनेक्टेड है और 3 जो है वो a से भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि एक x की दो वैल्यू पे y की सेम वैल्यू मिल रही, यूनिक वैल्यू नहीं हुई ना, क्योंकि x इक्वल टू ए पे भी y इक्वल टू 3 मिल रहा और x इक्वल टू बी पे भी y इक्वल टू 3 मिल रहा। तो यहाँ पे देखो y की सेम वैल्यू मिल रही, x की अलग अलग वैल्यू पे, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। बोलो एकदम क्लियर? होपफुली आपको यहाँ पे इतने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। किसका किसका? रिलेशन एंड फंक्शन का। अब ये बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि हो सकता है 11th के लिए इतना टाइम बीत गया आप भूल गए। ओके, अब बात आती है सर इस चैप्टर में इसका भी तो नाम रिलेशन एंड फंक्शन है, क्या सीखने वाले हैं? तो जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, क्लास 11th में, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। थोड़ा सा एक्सटेंशन क्यों? इसमें हम सीखेंगे टाइप ऑफ रिलेशंस एंड टाइप ऑफ फंक्शंस। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या कि क्या क्या सीखने वाले हैं? इसमें हम सीखेंगे टाइप ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, सेम मैनर में कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, लंबे क्वेश्चन होंगे तो उसको व्हाइट बोर्ड पे मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। अब ये पहला लेक्चर है तो आपको सारा कुछ धीरे धीरे मामला सिस्टम क्लियर होगा, क्या करते हैं कैसे करते हैं। अपन व्हाइट बोर्ड भी खोल के उस पर भी सारा कुछ समझाते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे बताता जाऊंगा आपको नोट्स प्रिपेयर करते रहना है ना। मैं हाईलाइट करूंगा या बताऊंगा कि इसको नोट डाउन करो अपनी कॉपी में। बोलो यहाँ पे क्लियर हो गया क्या? होपफुली मैंने जितना अभी लिखा वो सारा कुछ नोट डाउन किया होगा आपने। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज है, क्लास 11th में ही सिखाया था, पढ़ाया था, समझाया था। बोलो एकदम क्लियर? वेरी गुड। अब यहाँ से स्टार्ट होता है क्लास 12th का सिलेबस एंड दैट इज टाइप ऑफ फंक्शन। तो पहला डिफिनेशन पढ़ो टाइप ऑफ फंक्शन में। उसमें एक है टाइप एम्पटी रिलेशन का। एम्पटी रिलेशन कब होता है? अ रिलेशन आर इन अ सेट ए। उसको एम्पटी रिलेशन तब हम बोलेंगे जब कोई भी एलिमेंट ए जो है रिलेटेड, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए क्रॉस ए करने पे जो आए वो क्या आए? फाई आए। आई मीन रिलेशन फाई आए, है ना। तो रिलेशन क्या हो जाए? फाई हो जाए। ए क्रॉस ए में कुछ भी कॉमन ही ना हो। समझ रहे हो क्या? फाई क्या होता है? सबका सबसेट होता है, आपको पता ही है। इसलिए आर इक्वल टू फाई। फाई क्या है? एम्पटी सेट है, वेयर एम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बेहतरीन तरीका है किसी चीज को समझने का। मैंने कहा आर इक्वल टू है, मान लो कि एक ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी है जहां पर ए इक्वल टू है बी प्लस 7। ठीक है, और ए और बी बिलोंग करते हैं एक सेट ए में, और सेट ए है क्या? 1 2 3। बस अब ध्यान से समझो, अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 7 क्या हो जाएगा? कहोगे 8 हो जाएगा। तो 8 कॉमा 1 इसमें वेरी करेगा क्या? रिलेशन ले सकते हैं क्या? कहोगे सर 8 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि a कॉमा बी शुड बी बिलोंग्स टू a वेयर a इज 1 2 3। मतलब a और b की वैल्यू 1 2 3 से अलावा कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे देखो प्लस 7 हर बार हो रहा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा जो a क्रॉस ए में क्या हो? लाई कर रहा हो, है कि नहीं? तो इसलिए ये रिलेशन क्या हो गया? इम्पटी रिलेशन हो गया। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? अरे भाई एक काम करो, ए क्रॉस ए निकालो। तो कहोगे सर ए क्रॉस ए निकालेंगे तो हमारा 3 इंटू 3 9 एलिमेंट आएगा टोटल, और 9 एलिमेंट में से सबसे लोवेस्ट क्या होगा? लोवेस्ट इन द केस की सबसे डिजिट में अगर हम बात करें तो 1,1 होगा, और सबसे हाईएस्ट कौन होगा? 3,3 होगा। अब बताओ इसमें कहीं पे भी प्लस 7 हो सकता है क्या? मतलब 1 प्लस 7 8 और 3 प्लस 7 11। 8 और 11 तो किसी हालत में नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ ये जो रिलेशन में एलिमेंट आएगा वो कभी बिलोंग ही नहीं करेगा ए क्रॉस ए में, मतलब वो फाई आएगा। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? इसको हम क्या बोलेंगे? एम्पटी रिलेशन बोलेंगे। आई नो कि थोड़ा सा मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा, बट जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप भूले भी पढ़े हो, क्लास 11th में पढ़ा था, है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा ओवर एक्सप्लेन कर रहा सच दैट आपको एकदम क्लियर हो एक एक चीज। दूसरा डेफिनेशन, अब जैसा पहला डेफिनेशन हो गया क्या कि एम्पटी रिलेशन हो, दूसरा डेफिनेशन ये है यूनिवर्सल रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए के ही इक्वल है। अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो रिलेशन ए डिफाइंड है आर इक्वल टू ए कॉमा बी वेयर ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी बिलोंग करता है मान लो ए में, जहां पर ए है 1 2 3 4। मतलब सेम चीज है पूरा पूरा ऊपर के जैसा एग्जाम्पल के थ्रू, लेकिन यहाँ पर
जो रिलेशन है मैंने कहा A इक्वल टू बी है, तो अब बताओ यहाँ पे सारे के सारे क्या आ जाएगा, रिलेशन तो बन जाएगा लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। यूनिवर्सल बनाने के लिए काम करते हैं A माइनस बी इज शुड बी इंटीजर, है ना, ऐसा कर देते हैं। रिलेशन को क्या बना दिया मैंने, A माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि A क्रॉस A में जितने भी एलिमेंट आएंगे, जैसे 1 1 1 2 1 3, है ना, 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3, क्यों, क्योंकि A है 1 2 3 और A क्रॉस A करेंगे टोटल 9 एलिमेंट आएगा। अभी ऑर्डर पेयर कैसे बनता है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर समझाया मैंने, है ना। और ये सारे के सारे 9 में किसी भी 2 को माइनस करो आपस में, तो हमेशा जो नंबर आएगा वो इंटीजर ही होगा, बोलो हाँ ना। तो ये एक रिलेशन हो गया क्या, जिसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि रिलेशन आर ही हमारा बना A क्रॉस A, मतलब A क्रॉस A में सारे के सारे एलिमेंट रिलेशन में पाए जाते हैं। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। अब ये हो गया डिफिनेशन 1 एंड डिफिनेशन 2। अब हम इंपॉर्टेंट डिफिनेशन पे आते हैं एंड दैट इज डिफिनेशन 3। अब यहाँ पे हम 3 अलग अलग टाइप के रिलेशन पढ़ेंगे। क्या क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, क्या है बहुत अच्छे से समझो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें A कॉमा A बिलोंग करता है R में, जहां पे A जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है सेट A में। समझो ध्यान से, मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक रिलेशन हमने डिफाइन किया। रिलेशन क्या है, लाइन जो है पैरेलल टू ईच अदर, लाइंस आर L1 इज पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या हो गया हमारा, एक रिलेशन हो गया। अब मैंने कहा कि अब बताओ कि L1 जो लाइन खुद के पैरेलल हो सकती है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल हो सकती है। तो L1 L1 बिलोंग टू R हो जाएगा, क्यों, क्योंकि L1 L2 में रिलेशन क्या एस्टेब्लिश हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो L1 L1 बिलोंग करेगा R में, क्या कहोगे बिल्कुल सर, क्यों, क्योंकि कोई भी लाइन खुद के पैरेलल तो होती ही होती है। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, वेरी गुड। तो ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। अभी डोंट वरी, जब क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। दूसरा, A1 और A2 अगर बिलोंग करता है R में, मतलब कि A1 का जो रिलेशन है A2 के साथ, वही रिलेशन अगर A2 का हो जाए A1 के साथ, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन है वो भाई का है, किसका, भाई का है ना, ब्रदरहुड का है। अब मैंने कहा दो लड़के हैं A और B, तो बताओ A जो है B का भाई है, बोलोगे बिल्कुल सर। अब मैं बोलूं कि क्या B A का भाई है क्या, बोलोगे बिल्कुल सर, ये तो और पक्की बात है। गुड। दूसरा एग्जांपल, मैंने कहा कि दो लाइन है पैरेलल है, जो रिलेशन हमने डिफाइन किया वो क्या, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो लाइन है जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। मान लो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, क्या L2 परपेंडिकुलर होगा L1 के, बोलोगे बिल्कुल सर। तो ये भी क्या हो गया, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। होपफुली आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों समझ आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा एंड दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन का। अभी ये सारा कुछ क्या है एग्जाम्पल में बताऊंगा ना तो और ज्यादा क्लियर होगा, है ना, मतलब क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो डोंट वरी, अभी बस समझते जाओ अच्छे से जैसे मैं समझा रहा, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा, ध्यान से समझो। तीसरा ये बोल रहा कि अगर A1 A2 बिलोंग्स टू R एंड, ध्यान एंड है, A2 A3 also belongs to R, then A1 A3 belongs to R, अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। समझ रहे हो क्या, ये यहाँ पे इफ है कि मतलब पहला और दूसरा कंडीशन फुलफिल हो रहा हो, और अगर तीसरा भी कंडीशन फुलफिल हो, अगर ये तीसरा भी कंडीशन, इसको अलग कलर से मैं मार्क कर देता हूं, अगर तीसरा कंडीशन भी फुलफिल होगा ना तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूं आपको। मान लो रिलेशन को हमने डिफाइन किया म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, क्या, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन है। तो मैंने कहा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्या हुआ, रिलेशन है क्या, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है क्या, बोलोगे हाँ सर। मैंने कहा वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बोलोगे बिल्कुल सर। अब क्या एक्स और जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए क्या, बोलोगे बिल्कुल सर, एक्स और जेड भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए। तो यहाँ पे देखो पहला कंडीशन सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि दिस रिलेशन रिप्रेजेंट ट्रांजिटिव रिलेशन। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या। दूसरा एग्जांपल वही सिबलिंग वाला है ना, कि आर जो है वो सिबलिंग का रिलेशन है, किसका, सिबलिंग्स का। अब ए जो है बी का भाई है या बहन है, मान लेते हैं, ठीक है, भाई या बहन कुछ भी मान लो चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन हमने सिबलिंग का लिया है। सेम मैनर में बी सी का सिबलिंग है, ठीक है, तो क्या ए सी का सिबलिंग होगा क्या, अरे भाई बोलो हाँ ना। तो ए भी सी का सिबलिंग होगा, अगर ये है तो कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, वेरी गुड। अब
अभी तक हमने क्या सीखा, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अभी तक हमने टोटल 5, कितने, टोटल 5 के 5, कहाँ पे बताऊं, हाँ यहाँ पे बता देता हूँ। टोटल 5 टाइप के रिलेशन पढ़े। क्या हम पढ़े हैं, टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। टोटल 5 पढ़े, कौन कौन सा। पहला एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या था, एम्प्टी रिलेशन था जिसमें r इज इक्वल टू 5 था, और 5 क्या होता है, सबसेट ऑफ a क्रॉस a होता है, ठीक है। मतलब a और a से जो हमें रिलेशन मिला उसमें r का कोई एलिमेंट है ही नहीं। दूसरा कि जिसको हमने यूनिवर्सल रिलेशन बोला, क्या बोला, यूनिवर्सल रिलेशन। वो क्या था, यूनिवर्सल रिलेशन ये था कि r इज इक्वल टू a क्रॉस a था, मतलब a क्रॉस a में जितने सारे एलिमेंट है वो सब के सब बिलोंग करते हैं r में। तीसरा हमने देखा क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये देखा कि a क्रॉस a बिलोंग कर रहा r में, मतलब a का a के साथ ही रिलेशन है। चौथा हमने फिर देखा कौन सा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में ये देखा कि अगर a का b के साथ रिलेशन है, देन अगर b का a के साथ भी वही रिलेशन है तो हम कहेंगे सिमेट्रिक है। बोलो एकदम क्लियर। पांचवा फिर हमने देखा ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, हाँ, इसमें ये देखा कि इफ a comma b belongs to r and b comma c also belongs to r, then अगर a comma c भी बिलोंग करता है r में तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। बताओ यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ क्या, अरे भाई बोलो हाँ या ना, वेरी गुड। अब एक कॉन्सेप्ट और बचा आपका, एंड दैट इज इक्विवेलेंस क्लास, है ना। पहले ये समझ लो, ऊपर अगर कोई भी रिलेशन है, तीनों के तीनों है क्या, नहीं नहीं, यूनिवर्सल को छोड़ के ये तीनों के तीनों कौन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर ये कोई भी रिलेशन हमारा ये तीनों के तीनों शो करता है तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर से एक बार समझाता हूँ। एक इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, वेरी गुड। अब अपन क्या करते हैं अब कि एक कॉन्सेप्ट और बचा, उसको समझा के फिर आ जाएंगे एक्सरसाइज पे। देखो इक्विवेलेंस क्लास, अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है समझो ध्यान से। मैंने कहा कि एक रिलेशन है वो डिफाइंड है a क्रॉस a में, कितने में, a क्रॉस a में। अब रिलेशन हमने निकाला, बहुत सारे आए, मान लो a कॉमा b, a कॉमा c, है ना, ऐसे करके 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 5 एंड सो ऑन। अब इन सबको अगर अलग अलग किया जाए, इनको ध्यान से समझो, इनको तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास। इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास। तो कहने का मतलब ये हुआ इक्विवेलेंस क्लास जो होता है इज द सबसेट ऑफ रिलेशन आर। बोलो क्लियर हुआ क्या, इक्विवेलेंस क्लास आर द एलिमेंट्स विच आर सबसेट ऑफ रिलेशन आर। एकदम क्लियर हुआ, इसको हम इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। बोलो एकदम क्लियर, गुड। एग्जाम्पल के तौर पर एक रिलेशन ले लिया हमने, कुछ ऐसा डिफाइंड है 1a 2b 3c, है ना, 4d। अब इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं ना, वो सबके सब रिप्रेजेंट करेंगे क्या, इक्विवेलेंस क्लास को। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, वेरी गुड। अच्छा एक चीज और, इन सारे इक्विवेलेंस क्लास में अगर हम यूनाइट करें सबको, मतलब कि सारे इक्विवेलेंस क्लास मान लो u1 u2 u3 u4 है ना, अगर इन सबको यूनाइट करें, क्या सबका यूनियन ले लें, तो क्या आना चाहिए, वेरी गुड, आर आना चाहिए, रिलेशन के इक्वल होना चाहिए। बोलो एकदम क्लियर है क्या, शाबाश। अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन करेंगे और बेहतरीन ढंग से समझ आएगा आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज जो अपन ने समझाया स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से रिकैप करते हैं, क्यों, क्योंकि जितनी बार रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, रिकैप करेंगे, उतना बेहतर होगा आपके लिए। तो ये रहा पहला एक्सरसाइज आपके सामने, जिसमें पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टोटल 5 पार्ट है, 1 बाय 1 सब करेंगे, डोंट वरी। पहला, रिलेशन आर इन दी सेट ए जो है 1 2 3 4 कहां तक, 14 तक है, डिफाइंड है कुछ इस तरीके का। तो बोला डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये हमें डिफाइन करना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहोगे सर 3x आ जाएगी। अब समझो ध्यान से, अगर x की वैल्यू क्या रख सकते हो, 1 2 3 कहां तक, 14 तक। तो x अगर 1 रखो तो y क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू 1 रखने पे y 3 आ जाएगा। तो ये देखो 1,3 हो गया, है ना। इसी तरीके से 2 रखो तो 2,6 हो जाएगा, 3 रखो 3,9, 4 रखने पे 4,12 और 5 रखने पे 5,15। लेकिन 15 ले सकते हो क्या, बोलोगे नहीं सर, क्यों, क्योंकि ये x और y बिलोंग टू, x एंड y बिलोंग्स टू सेट A, और सेट A में कहां तक नंबर हो सकते हैं, 1 से लेकर 14 तक। बोलो क्लियर है क्या, गुड। तो कहने का मतलब कि 5,15 तो ले ही नहीं सकते। तो ये हमारा आंसर आ गया रिलेशन की वैल्यू।
मतलब रिलेशन में कितने एलिमेंट होंगे, ये 4 एलिमेंट होंगे। कौन कौन सा? 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। अब मैंने आपको समझाया था क्या कि किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए, क्या रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर यहाँ 1 है तो 1,1 बिलोंग करना चाहिए किसमें? आर में। लेकिन यहाँ पे 1,1 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा। 3,3 भी करना चाहिए, 2,2 भी, 6,6 भी, 9,9 भी। यहाँ पे सारे के सारे कौन का है? एक भी नहीं कर रहा, इसलिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। तो एक काम करता मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे समझा रहा। देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसे लिखोगे, हियर 1,1 does not belongs to R. Hence, this function, this relation is not reflexive. Is not reflexive. बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। ये हो गया रिफ्लेक्सिव का, है ना। दूसरा सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या समझा था? इफ ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर में, देन बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए किसमें? आर में। यहाँ पे देखो एग्जाम कहां पे गया? हाँ, आर में क्या क्या है? 1,3 है, तो यहाँ पे लिखो 1,3 बिलोंग टू आर, बट 3,1 does not belong to R. Hence, this relation is not symmetric. बोलो यहाँ तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ क्या? अरे भाई बोलो हाँ ना, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा उधर कर लेते हैं साइड में, ठीक है, साइड में। चल भाई साइड में। तीसरा क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करने का मैंने तरीका बताया था कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर में एंड बी कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग टू आर, देन ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव है। यहाँ पे चेक करते भाई, यहाँ पे रिलेशन आर में देखो 1,3 है और 3,9 है, तो 1,9 भी होना चाहिए। तो ऐसे लिखोगे 1,3 बिलोंग टू आर एंड 3,9 ऑल्सो बिलोंग टू आर, बट 1,9 does not belong to R. Hence this relation is not transitive relation. बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? लिखने का तरीका भी आपको समझ आ गया कि कैसे रिप्रेजेंट करोगे एग्जाम में? बोलो हाँ ना। ओके, तो ये रहा पूरा का पूरा पहले वाले का एक्सप्लेनेशन। होपफुली आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो। सेम मैनर में दूसरा, एक रिलेशन R जो है सेट n पे डिफाइंड है। n मतलब नेचुरल नंबर। कैसे? x कॉमा वाई, जहां पे y इक्वल टू x प्लस 5 है और x की वैल्यू लेस देन 4 है। अब x की वैल्यू लेस देन 4 है तो बताओ x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगा? अरे भाई बोलो क्या क्या हो जाएगा? दूसरे क्वेश्चन का, सॉरी पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट फिर से मैं समझा देता हूं आपके पास। r है x कॉमा वाई और ये x कॉमा वाई रिलेटेड कैसे हैं? y इक्वल टू x प्लस 5 है, y इक्वल टू x प्लस 5 वेयर x इज लेस देन 4 और x y बिलोंग करता है किसमें? नेचुरल नंबर में। अब यहाँ पे रिलेशन R के एलिमेंट देखो कैसे बनाओगे? कहोगे सर x की वैल्यू 1 रखो। क्यों? क्योंकि x और y क्या है? नेचुरल है और x की वैल्यू लेस देन 4 है, मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1, 2, 3 हो सकती है। देखो 1 से नीचे नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि x नेचुरल नंबर है। और 3 से ऊपर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि x जो है लेस देन 4 होना चाहिए। बोलो एकदम क्लियर? गुड। अब इसकी वैल्यू रखो इसमें, x की वैल्यू 1 रखो तो 1,6 हो जाएगा। 2 रखो तो 2,7, 3 रखो 3,8। ये क्या बन गया? हमारा रिलेशन R आ गया। अब मैंने आपको समझाया है क्या रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए। अगर 1 है तो 1,1 होना चाहिए, 6 है तो 6,6। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक का मैंने समझाया 1,6 है तो 6,1 भी होना चाहिए। कहीं पे दिख रहा क्या? नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तीसरा ट्रांजिटिव के लिए मैंने सिखाया कि 1,6 है तो 6, समथिंग होना चाहिए, फिर 1, समथिंग होना चाहिए। यहाँ पे तो कोई भी नहीं, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं होगा। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर हुआ क्या? दूसरा भी क्वेश्चन। गुड। तीसरे पे आते हैं। बोला एक रिलेशन है सेट ए में डिफाइंड है। ए क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और r इक्वल टू है x कॉमा वाई, जहां पे y इज डिविजिबल बाई x। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको अपन करते हैं व्हाइट बोर्ड पे फिर से। क्या बोल रहा है? x इज डिविजिबल बाई y। तो पहले का तीसरा पार्ट अपन कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशन है x कॉमा वाई, डिफाइन कैसे? x कॉमा वाई वेयर क्या बोला आगे? हाँ, y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x, ठीक है। और एक्स वाई किस में बिलोंग करते हैं? ए में। और सेट ए क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। अब ध्यान से समझो रिलेशन आर कैसे बनाओ। रिलेशन आर में पहले लिखो y की वैल्यू उठाओ। y क्या है? देखो 1 अगर लेते हैं तो 1 किससे किससे डिवाइड है? तो बोलोगे सर 1 से ही डिवाइड है, तो 1,1 आ गया। बोलो क्लियर? अब फिर मैंने लिया y की जगह 2,
तो y अगर 2 है तो बताओ 2 किससे किससे डिविजिबल है, तो कहोगे सर 1 से, तो 1,2 बन गया, और किससे डिविजिबल है 2 से, तो 2,2 बन गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? गुड। अब सेम मैनर में y को हमने 3 लिया, तो 3 किससे किससे डिविजिबल है, तो 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, तो ये बन जाएगा 3,3। सेम मैनर में 4 लिया, तो 1 से डिविजिबल है 4, 2 से है और 4 से है, ऐसा हो गया। 5 लिया, तो ये 1 से डिविजिबल है 5 और 5 खुद से है। 6 लिया, तो 6 किससे किससे डिविजिबल है, ध्यान से देखो। 6 जो है डिविजिबल है 1 से और 2 से और 3 से और 6 से, खुद अपने से, है ना, 6 से। यहां तक क्लियर हुआ क्या आपको कि रिलेशन आर में कितने एलिमेंट हो गए, वो आपने बढ़िया से लिख लिया। गुड। अब हम चलेंगे 1 बाय 1 तीनों को चेक करने। कौन कौन सा? पहला है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने समझाया था कि 1,1 बिलोंग करना चाहिए आर में, बिलोंग कर रहा, वेरी गुड। 2,2 भी कर रहा। दूसरा कलर ले लेता हूँ सच दैट आपको एकदम क्लियर हो। ओके, देखो 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी होगा, 5 भी है, 6 भी है, मतलब कि सारे के सारे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसे लिख दोगे 1,1 बिलोंग टू आर एंड सो ऑन, हेंस आर इज क्या? रिफ्लेक्सिव। आर जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, सबस। दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा ये बोलता है, दूसरे का नाम क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए मैंने बताया था ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है आर में, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। बोलो हाँ ना? देन है कि नहीं? अब यहाँ पे देखो 1,2 बिलोंग करता है आर में, क्या 2,1 कहीं पे दिख रहा है यहाँ पे क्या? बोलो हाँ ना? ऐसे लिखोगे 1,2 बिलोंग टू आर, बट 2,1 कहीं पे भी नहीं दिख रहा जो आर में बिलोंग करता है, इसलिए 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, हेंस नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक। बोलो यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ? गुड। तीसरे पे आता है। तीसरा क्या है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए फिर से समझाता हूं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एंड ऑल्सो ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 1,2 तो बिलोंग करता है आर में। अब 2,2 और कोई ले लो, 2,4 भी बिलोंग करता है। अब 1,2 भी बिलोंग करता है, 2,4 भी बिलोंग करता है। क्या 1,4 बिलोंग करता है क्या? बोलोगे हाँ सर 1,4 भी है, तो ये तो सही है। कोई दूसरा एग्जांपल लो। 1,3 भी करता है, 3,3 भी करता है, 1,3 भी करता है, वेरी गुड। 1,3 भी बिलोंग करता है, 3, कोई और ले लो, 3, मान लो 6 ले लिया, 3,6 भी है और 1,6 भी है, वेरी गुड। सेम मैनर में 2,4 लो, 4,4 लो, फिर 2,4 भी बिलोंग करता है ना? या फिर 4, कुछ और ले लो, है ही नहीं, कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये हुआ है कि इस पूरे सेट आर में कोई भी एलिमेंट ले लो, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, अगर आपको मिल जाएगा ना तो ए कॉमा सी भी मस्ट मिलेगा। ऐसा क्यों? समझो ध्यान से। क्योंकि देखो ए जो है बी को डिवाइड करा और बी जो है सी को डिवाइड करा, तो ऑब्वियस ए बी सी को डिवाइड ही डिवाइड करेगा। बोलो हाँ है ना? इसलिए अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी होगा ही होगा। तो इसलिए ये रिलेशन हमारा क्या हुआ? ट्रांजिटिव हुआ। सिमेट्रिक हुआ क्या? नहीं। रिफ्लेक्सिव हुआ क्या? बिल्कुल। तो क्या इसको हम क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंस बोल सकते हैं क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि तीनों होना चाहिए, लेकिन ये तो सिमेट्रिक है नहीं। होपफुली आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट बोल रहा कि रिलेशन आर जो है जेड पे डिफाइंड है। जेड क्या है? जेड है हमारा ऑल सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना? अब डिफाइंड है एक्स आर एक्स कॉमा वाई, जहां पे एक्स माइनस वाई करने पे इंटीजर है। अब एक बात बताओ, कोई भी दो इंटीजर को लो, उनको माइनस करोगे तो हमेशा इंटीजर ही आएगा क्या? बोलोगे बिल्कुल सर। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया क्या? यूनिवर्सल रिलेशन हो गया क्या? बोलोगे हाँ सर। अब इसको चेक करते हैं 1 बाय 1 तीनों के तीनों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आसान है इसलिए यहीं पे कर लेंगे। कैसे? समझो। पहला रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने कहा कि x माइनस वाई एक इंटीजर है, तो क्या x माइनस एक्स भी इंटीजर होगा? बोलोगे x माइनस एक्स करने पे 0 आएगा, जो कि एक इंटीजर है, बिल्कुल सही है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। बोलो एकदम क्लियर? गुड। दूसरा सिमेट्रिक के लिए मैंने कहा कि अगर x माइनस वाई एक इंटीजर है, तो क्या y माइनस एक्स भी एक इंटीजर होगा? बोलोगे हाँ सर, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन इंटीजर तो बिल्कुल रहा, तो सिमेट्रिक भी ये हो गया रिलेशन। तीसरा ट्रांजिटिव के लिए, अब समझो ट्रांजिटिव के लिए कैसे करेंगे। x माइनस वाई एक रिलेशन है, मतलब कि इंटीजर है या फिर बिलोंग करता है रिलेशन में। y माइनस जेड भी अगर बिलोंग करता है इंटीजर में, तो x माइनस जेड करेगा क्या इंटीजर में बिलोंग? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर दो इंटीजर को माइनस करोगे, x माइनस जेड, सॉरी,
दो इंटीजर को माइनस करोगे तो हमेशा इंटीजर ही आएगा। दूसरा तरीका इसको करने का, x माइनस जेड को क्या कर सकते हो आप, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड कर सकते हो। अभी देख रहे हो कि ये भी इंटीजर, तो दो इंटीजर का प्लस करने पे भी इंटीजर है ना, कैसे भी करो वो आपको दिखेगा कि हमेशा इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। अब एक बात बताओ मेरे को, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और लिखोगे कैसे? होपफुली आपको मैंने समझाया कैसे लिखना है, इस वाले तरीके की जैसा ऊपर मैंने समझाया जो ए वाला तरीका, बोलो हाँ ना, ऐसे लिखना है। ये बिलोंग करता है, ये भी बिलोंग करता है, ये भी बिलोंग करता है, इसलिए क्या हुआ कि ये सिमेट्रिक हुआ या ट्रांजिटिव हुआ, जो भी है। ठीक है, अब ये हमारा तीनों के तीनों है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। दैट्स वाई ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो चौथा जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। होपफुली आपको बहुत ही ढंग से, बेहतर ढंग से क्लियर। पांचवें पे आ जाते हैं। बोला रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। अभी यहाँ पे पक गई है थोड़ी सी खिचड़ी। आई नो कि थोड़ी सी खिचड़ी हो तो खाने में मजा आता है, लेकिन बहुत ज्यादा हो तो ज्यादा दिक्कत हो जाती है, बोलो हाँ ना। ठीक है, वो अपचन की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत लोगों को, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा साफ सफाई कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। स्वच्छता अभियान आप भी फॉलो किया करो, अच्छी बात होती है। ठीक है, कभी पिटाई उटाई हुई आपके घर में, मम्मी ने पीटा हो स्वच्छता अभियान का ध्यान ना रखते हुए, आई मीन्स क्लीनिनेस का ध्यान ना रखे हो आप, मम्मी ने पीट दिया हो, थूट दिया हो आपको कि भाई क्या कर रहे हो आप, हाँ साफ सफाई रखा करो, तो अच्छी क्वालिटी है, आप भी किया करो। चलो ये मिलाती दो चार बातें भी मैं आपसे कर लेता हूँ इसी बहाने। ठीक है, तो फुली आप इस बात को समझते हो। चलो मिट गया, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5वां। बोला रिलेशन आर इन अ सेट ए क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है किसी टाउन में एक पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। आर जो है एक्स कॉमा वाई है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। इसका करना क्या है हमें, इसका करना है, अच्छा कोई बात नहीं, ऊपर ही देखना पड़ेगा हमें, वही डिटरमाइन करना है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है ना। अब ध्यान से सुनो, एक्स और वाई सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, तीनों को चेक करेंगे हम, तीनों कौन कौन सा है हमारा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, है ना। ऐसे कर लेंगे, पहला वाला इधर लिख लेंगे नंबरिंग, क्या है, ए बी सी डी ई है, ए बी सी डी ई। ठीक है, 1 2 3 4। ओके, ध्यान समझो, यहीं से ये सारा कुछ एक ही टेबल से क्लियर कर लेंगे हम। बोला एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब बताओ एक्स जो है जहां पे वर्क करता है वहीं पे एक्स वर्क करता है, क्यों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिफ्लेक्सिव तो यही बोलता है ना कि अगर एक्स वाई रिलेशन है तो एक्स कॉमा एक्स भी रिलेशन होना चाहिए, मतलब कि उसी में बिलोंग करना चाहिए। तो जहां पे एक्स वाई वर्क करते हैं वहीं पे एक्स एक्स भी वर्क करता है, बोलो हाँ ना। ओके, एक्स का एक्स नहीं, मैं यहाँ पे एक्स कॉमा एक्स बोल रहा, होपफुली आपको क्लियर हो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, और या फिर दूसरे तरीके से मत ले जाना, 12th में पहुंच चुके हो, आई नो कि समझदार हो, समझ रहे हो सारे के सारे, लेकिन बैठ के रोना नहीं है, हिम्मत बना के रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक्स की बात हो रही। ठीक है, चलो तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। दूसरा, अब इसी क्वेश्चन में पहले वाले में जहां पे एक्स वर्क करता है वहीं वाई करता है, तो क्या जहां वाई करता है वहीं पे वर्क करेगा एक्स, बोलोगे बिल्कुल सर, एकदम सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव की बात करें तो जहां एक्स वाई वर्क करते हैं वहीं पे वाई जेड भी वर्क करते हैं, तो क्या जहां पे एक्स और जेड वर्क करते हैं वही सेम जगह हो जाएगा, बिल्कुल। फिर से समझाता हूँ, एक्स कॉमा वाई क्या मतलब हुआ, जहां पे वाई वर्क करता है वहीं एक्स करता है। वाई कॉमा जेड का मतलब क्या हुआ, जहां पे वाई वर्क करता है वहीं जेड हुआ। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, जहां पे एक्स वर्क करता है वहां पे जेड भी करता है, तो बिल्कुल सही हो गया, तीनों है, इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। दूसरा, एक्स एंड वाई लिव इन दी सेम लोकेलिटी, सेम मैनर में, जैसे सेम प्लेस हमने किया, सेम लोकेलिटी में ये भी तीनों के तीनों आ जाएगा, बोलो एकदम क्लियर, गुड। तीसरा, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब इसमें ध्यान से समझो, ये हो गया वाई, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो वाई इक्वल टू हो गया, नहीं, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 7 हो जाएगा, 7 से 7 सेंटीमीटर टॉलर। अब ध्यान से समझो, वाई अगर हमने मान लो 5 लिया, 5 नहीं 150, क्या है एक इसमें है सेंटीमीटर में ना, तो चलो 160 ले लेते हैं ऑन एवरेज। तो 160 प्लस 7 करोगे क्या हो जाएगा, 167। तो क्या आप बताओ मेरे को कि ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या, बोलोगे बिल्कुल नहीं। कोई इंसान खुद से 7 सेंटीमीटर कैसे बड़ा हो सकता है, बोलो क्लियर है क्या। दूसरा, कि अगर एक इंसान दूसरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो तो क्या दूसरा पहले से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा, बोलोगे सर क्या ही बात कर रहे हो, है ना। कोई लॉजिक नहीं है इस बात का कि पहला दूसरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो दूसरा पहले से कैसे हो, तो छोटा होना चाहिए ना, तो इसलिए भी नहीं हो सकता। तीसरा भी ट्रांजिटिव सेम मैनर में नहीं हो सकता। चौथा, आर जो है एक्स कॉमा वाई है, एक्स जो है वाइफ ऑफ वाई है, तो ये तो और ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन आ गया कि अगर एक्स वाई की वाइफ है तो एक्स खुद की वाइफ तो नहीं हो सकती, ये होगा रिफ्लेक्सिव, गलत।
एक्स वाइफ ऑफ वाई है तो वाई वाइफ ऑफ एक्स हो सकता है क्या? बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, वो हस्बैंड होगा। ऐसे कैसे? हाँ, अब मार कराओगे, दंगे कराओगे? नहीं भाई, दंगे नहीं कराएंगे। क्वेश्चन को होपफुली आप समझ रहे हो। सेम मैनर में अगर एक्स जो है वाई का वाइफ है, वाई जो है जेड का वाइफ हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? सोच के ही थोड़ा सा मजा आ रहा आपको भी, है कि नहीं? तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता। ओके, डी हो गया। अब ई की बात कर लेते हैं। ई क्या बोल रहा? एक्स कॉमा वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। सेम मैनर में अगर एक्स वाई का फादर है तो एक्स एक्स का फादर तो नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा, अगर एक्स फादर है वाई का तो वाई फादर हो नहीं हो सकता एक्स का, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं। तीसरा, एक्स फादर है वाई का और वाई फादर है जेड का, तो एक्स जो है ग्रैंड फादर, सॉरी एक्स जो है हाँ ग्रैंड फादर हुआ जेड का, है कि नहीं? फादर नहीं हुआ, तो इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता। तो होपफुली आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ आ गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांचों के पांचों, पहले के 5 पार्ट और पांचवें का 5 पार्ट, है कि नहीं? तो टोटल इतने सारे क्वेश्चन हमने बेहतरीन ढंग से कर लिया। होपफुली आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर, कहीं पे कोई डाउट, क्वेरी, परेशानी नहीं है। आप इतना बेसिक आपका क्लियर हो गया ना, अब सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी जल्दी होंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। शो करो कि रिलेशन आर जो है सेट आर में, आर का मतलब रियल नंबर, ध्यान से, कैपिटल जब आर हो जाए तो रियल नंबर, ऐसे ही आर है तो रिलेशन मतलब हुआ, है ना? डिफाइंड एज ए कॉमा बी, जहां पे ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव। तो आपको रिफ्लेक्सिव तो सीधे दिख रहा होगा कि नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई नंबर खुद के स्क्वायर से लेस तो नहीं हो सकता ना, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, ए इज नॉट लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, हेंस दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करें तो अगर ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी स्क्वायर है तो बी जो है लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर तो नहीं हो सकता। अरे यहाँ पे कोई नंबर ले लो ना, मान लो ए जो है सॉरी बी जो है मान लो 2 है और ए क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 4 या 4 से कम, क्योंकि बी का स्क्वायर क्या होगा 4। तो बी अगर 2 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 या 4 से कम। अब बताओ, ए बनेगा 4,2, ऐसा समझिए। अब 2,4 बना सकते हो क्या? क्या मतलब हुआ इसका कि 4 का स्क्वायर करो 2 है, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ए कॉमा बी बिलोंग तो करता है आर में, बट बी कॉमा ए नहीं कर रहा, इसलिए नहीं हो सकता। अब ट्रांजिटिव के लिए सेम मैनर में कहोगे सर 2 एलिमेंट ले लो आप, कौन कौन सा? चलो 2,4 ले लिया, सॉरी 2,4 नहीं, बी की वैल्यू 2 रखो तो ए की वैल्यू क्या आएगी 4, तो 4,2 हो गया। ठीक है, अब बी सी कैसे निकले? बी सी नहीं निकल सकता, एक काम करते हैं, इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ट्रांजिटिव करने के लिए। ठीक है, देखो ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर है ना, तो एक काम करते हैं अपन, क्या काम करते हैं मालूम है आपको? बी की वैल्यू 4 ले लो। कहोगे क्यों सर? खबर रखो मैं बताता हूँ। अगर बी की वैल्यू 4 लोगे तो ए की वैल्यू आएगी 16, तो ये हो गया 16,4। 16,4 बिलोंग करता है आर में। ठीक है, अब बी हमने 4 लिया था, 4 किसका स्क्वायर है? कहोगे सर 2 का, तो ये हो जाएगा 2,4, है ना? ये बिलोंग करता है आर में। अब बताओ मेरे को, क्या 16,4 और 2,4 है ना, सही जा रहा? ठीक है, अब 16,4 बिलोंग करेगा आर में क्या? कहोगे सर बिल्कुल ये तो कर गया। नहीं माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक गलती हुआ, क्या कि 2,4 नहीं 4,2 होगा। क्यों? क्योंकि भाई 2 का स्क्वायर करोगे तभी तो 4 आएगा। तो कहोगे सर 16,4 बिलोंग करता है आर में, 4,2 भी बिलोंग करता है आर में, तो 16,2 बिलोंग करेगा आर में क्या? बिल्कुल नहीं। बोलो हाँ ना, तो इसलिए नॉट ट्रांजिटिव। लिख दोगे ऐसे क्या कि लेट ए बी इक्वल टू 4, तो 16,4 आया, बिलोंग करता है आर में। फिर लिखोगे 4,2 ऑल्सो बिलोंग टू आर, बट 16,2 डज नॉट बिलोंग टू आर, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट क्या? ट्रांजिटिव। एकदम क्लियर, अच्छे से, गुड। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया हमारा क्लियर। तीसरा, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट 1 2 3 4 5 6 ए कॉमा बी, जहां पे बी क्या है? वह ए प्लस 1 है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चलो इसको व्हाइट बोर्ड पे मैं समझा देता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, रिलेशन आर डिफाइंड है कुछ इस तरीके का, ए कॉमा बी, जहां पे ए इक्वल टू बी प्लस 1 है और ए बी बिलोंग टू ए, जहां पे ए है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन? अब सेट आर को निकाल लो, पहले कितने एलिमेंट आएगा? बी की वैल्यू 1 रखो तो आ जाएगा 2,1 3,1 सॉरी 3,2। हाँ, ए की वैल्यू 2 कब आएगी? जब बी 1 रखोगे, बी 2 रखोगे तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, और फिर 4,3, फिर 5,4, फिर 6,5, फिर 7 ले सकते हो क्या? बोलोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि बी की वैल्यू आप 6 तो ले सकते हो,
लेकिन फिर उससे ए की वैल्यू 7 आ जाएगी, क्योंकि बी 6 + 1 7 हो जाएगा, और 7 जो है नहीं बिलोंग करता सेट ए में, दैट्स वाई 7 नहीं हो सकता। तो इतने एलिमेंट आएगा आर में। अब मेरे को बताओ 2,1 है क्या, 2,2 है क्या, बोलो हाँ ना, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए क्या रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 2,1 दिख रहा, 1,2 कहीं पे दिख रहा नहीं, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करें, 2,1 दिख रहा, 1, समथिंग और दिख रहा, बिल्कुल वो तो दिख ही नहीं रहा, तो ये और भी नहीं हो सकता। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? अरे भाई हाँ है ना, गुड। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव, एकदम क्लियर, गुड। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। चौथा, शो करना है रिलेशन आर इन दी डिफाइंड ए कॉमा बी, ए जो है लेस देन और इक्वल टू बी है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन, चौथा और पांचवा एकदम सिमिलर है, तो तीनों को हम पैरेलल में अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। चलो एकदम बढ़िया से ध्यान देना, क्योंकि 3 क्वेश्चन अपन साथ में करने वाले हैं। ओके चलो, ये मिटाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए चलो चलो 2-3 बार बोला, लेकिन अब चले मत जाना, ठीक है। सुनना है ध्यान से अच्छे से, क्यों? क्योंकि तीनों क्वेश्चन एक ही साथ एक ही बार में अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। हाँ मुझे पता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में मुझे टास्क देना है, डोंट वरी, वो मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ आपको। पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से। ओके चलो, ये मिट गया, स्टार्ट करते हैं दूसरा, चौथा और पांचवा। ध्यान से समझिएगा, हमें चेक करना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों में कौन सा दूसरा, चौथा, पांचवा। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे भी इक्वल का साइन है, यहाँ पे भी इक्वल का साइन है, यहाँ पे भी इक्वल का साइन है। अब ऊपर वाले में मैंने कहा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि मान लो ए की वैल्यू जो है 1/4 ले लेते हैं। अब बताओ कि ए की वैल्यू अगर 1/4 है, तो ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर है। अगर बी की जगह, चलो बी की वैल्यू 1/4 ले लो, तो 1/4 अगर ले लोगे बी की जगह, तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/16। तो अब बताओ मेरे को कि क्या 1/4 कभी 1/16 से लेस हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 1/16 तो लेस हुआ ना, ग्रेटर तो हो नहीं सकता। तो इसलिए पहला वाला जो दूसरा वाला है, एक काम करता हूँ यहाँ पे भी टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। तीनों के तीनों फिर से वही कर देता हूँ, क्या नाम है इसका, हाँ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इधर क्वेश्चन नंबर 2, इधर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 किधर करें, 5 यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से समझिएगा। तो मैंने कहा कि अगर हम b की वैल्यू 1/4 ले लें, तो उसका स्क्वायर करने पे 1/16 आता है। तो ये बोला b स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू a। तो अगर a, देखा जाए तो a, क्या बन जाएगा? 1,4 और 1,16। और यहाँ पे रिलेशन क्या है? लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू होगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 1/4 तो ग्रेटर है ना। समझ आया क्या आपको? अच्छे से फिर से एक बार अच्छे से समझ आना चाहिए, एकदम डिटेल में, ठीक है। मैंने कहा कि हमें पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कहा कि हम ले लेते हैं a की वैल्यू 1/4, तो a का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1/16। तो रिलेशन जो है वो a बोलता है कि 1/16 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4। पॉसिबल है क्या? कहोगे नहीं। इसलिए a डज नॉट बिलोंग्स टू R, हेंस दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसलिए दूसरा क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब बात करते हैं चौथा क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव का। तो यहाँ पे देखो a इज लेस देन और इक्वल टू b, तो कोई भी नंबर ले लो, मान लो 5 ले लिया, तो 5,5 क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, सही बात है। 1/2 ले लो, तो 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2, बिल्कुल सही है। 1/7 ले लिया, तो 1/7 इज लेस देन और इक्वल टू 1/7, ये भी ठीक है। क्योंकि भले ही लेस नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, या तो इक्वल होना चाहिए या तो लेस होना चाहिए। सेम मैनर में नेगेटिव लेकर देख लेते हैं। -2/7 को ले लो, तो -2/7 इज इक्वल टू और लेस देन -2/7। बोलो हाँ, कहोगे यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव हुआ। एकदम क्लियर। पांचवा क्वेश्चन फिर से वही बात जैसा दूसरा हमने देखा था, एक क्यूब है, मान लो 1/2 ले लिया, तो 1/2 का क्यूब करोगे 1/8 आएगा। तो आप ये कह सकते हो क्या कि 1/8 इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2? बोलोगे नहीं सर, इसलिए पांचवा क्वेश्चन भी हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। पहले बताओ दूसरा, चौथा, पांचवा तीनों के तीनों रिफ्लेक्सिव क्लियर हुए क्या? गुड। अब रिफ्लेक्सिव क्लियर हुए तो दूसरे पे आते हैं, दैट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर ऐसे देखो, अगर 1 यहाँ पे b की जगह ले लो, आप कुछ भी ले लो, 1/4 ले लेते हैं, ठीक है। नहीं 4 ले लो, तो 4 ले लिया तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 4,16 कहोगे सर 16,4 बिलोंग करता है R में, तो क्या 4,16 करेगा क्या? मतलब ये हुआ कि 4 का स्क्वायर करने पे 16 आता है। क्या 16 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं।
तो इसलिए ये नहीं हो सकता। क्या दूसरा क्वेश्चन जो है सिमेट्रिक नहीं हो सकता। सेम मैनर में चौथा क्वेश्चन देखो, मैंने कहा ए लेस देन और इक्वल टू बी है, तो क्या बी लेस देन और इक्वल टू ए हो सकता है क्या? कहोगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए चौथा भी क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। सेम मैनर में पांचवा भी सिमेट्रिक नहीं होगा। होपफुली आपको बहुत ही ढंग से अच्छे से क्लियर। अब बात आती है किसका, ट्रांजिटिव का। अब दूसरा क्वेश्चन फिर से वही फ्रिक्शन वाला कोई ले लो, 1/3 ले लिया, तो 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9। तो 1/9 ग्रेटर तो हो नहीं सकता 1/3 से, इसलिए ये तो पेयर ही नहीं बनेगा 1,3,1,9 है ना। दूसरा पेयर करते हैं जो पॉसिबल है। तो एक काम करता हूँ, फिर से थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, सोच दैट कि आपको एकदम बेहतरीन ढंग से क्लियर है। होपफुली आपको दोनों के दोनों अभी तक क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 में क्या क्या क्लियर है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव का, है ना। तो क्वेश्चन नंबर किधर गया, हाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, चौथा और पांचवा। चलो दूसरे क्वेश्चन में देखो, बी की वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लो बी की वैल्यू 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो बी की वैल्यू अगर 4 हुआ तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलोगे सर 16 हो जाएगी। तो देखो 16,4 है ना, वो बिलोंग करता है आर में। सेम मैनर में आप कहोगे कि सर 4,2 क्या, अगर हम ए की जगह बी की जगह 2 रखें तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगा। ये भी बिलोंग करता है आर में। अब इसका मतलब ये हुआ कि 16,2 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, बोलो हाँ है ना। तो कहोगे सर ये तो बिलोंग ही नहीं करता, इसलिए हमारा पहला जो दूसरा क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ये मैंने पहले भी कराया था, अभी भी करा दिया, सच दैट आपका रिवाइज हो जाए, बोलो हाँ ना। तो 16,2 डज नॉट बिलोंग टू आर, हेंस दिस फंक्शन इज दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। एकदम क्लियर हुआ, गुड। अब आ जाते हैं किसमें, फोर्थ वाले। एक तो एकदम श्योर शॉट है, एकदम क्लियर दिख रहा, क्या दिख रहा कि अगर B जो है A से ग्रेटर है ना, और C जो है B से ग्रेटर है, तो ऑब्वियस है C जो है A से ग्रेटर हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। अरे भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैंने कहा 3 जो है 2 से ग्रेटर है, ठीक है, और 4 जो है 3 से ग्रेटर है ना। तो अब मेरे को बताओ क्या 4 जो है 2 से ग्रेटर होगा, क्या बोलोगे हाँ सर, इसलिए चौथा क्वेश्चन है वो ट्रांजिटिव होगा, बोलो। अच्छा यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे क्रॉस करना चाहिए था, ठीक नहीं, एकदम क्लियर हुआ। अब पांचवा मेरे को आप बताओ, यहाँ पे भी क्यूब आ गया, क्या आ गया, क्यूब आ गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो होपफुली आपको दूसरा, चौथा और पांचवा पैरेलल में एकदम डिटेल में समझ में आ गया हो, बोलो एकदम आ गया क्या, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, अच्छा अभी हमने उसमें इतने टाइम दे दिया, होपफुली आपका बेसिक एकदम क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम फास्ट में करेंगे, सच दैट आपको सारा कुछ समझ में भी आए और थोड़ा टाइम भी ज्यादा ना लगे, बोलो एकदम क्लियर है, चले गुड। क्वेश्चन नंबर 6 बोला, शो करो कि रिलेशन आर सेट में 1 2 3 गिव आर इक्वल टू 1,2 2,1 एक सिमेट्रिक तो है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सीधे दिख रहा 1,1 2,2 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है क्यों, क्योंकि 1,2 है तो 2,1 भी है ना, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है क्यों, क्योंकि 1,2 है, 2,1 है, लेकिन 1,1 नहीं है। मतलब A,B,B,C तो है लेकिन A,C नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। एकदम क्लियर, गुड। क्वेश्चन नंबर 7 शो करना है हमें कि रिलेशन आर इन सेट ऑफ ए ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। ए क्या है, ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाई x, y, जहां पे x और y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये भी बहुत आसान है, देखो ध्यान से, x माइनस एक्स करोगे मतलब x में जितने नंबर ऑफ पेजेस है, क्या x बुक में उतने ही नंबर ऑफ पेजेस होगा, मतलब कि जितने नंबर ऑफ पेजेस x में है, x बुक में है, क्या उतने ही नंबर ऑफ पेजेस इस वाले बुक में भी होगा, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की बात करें तो x में जितने नंबर ऑफ पेजेस है उतने ही y में अगर है, तो क्या जितने नंबर ऑफ पेजेस y में है उतने ही x में हो गया, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। अब ध्यान समझो, x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, y और z में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो क्या x और z में सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा, क्या बोलोगे यस सर। तो ये हो गया ट्रांजिटिव। लिखेंगे कैसे, होपफुली आपको पता है क्यों, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन अपन ने लिख के आपके दिखा दिए, बोलो एकदम क्लियर, गुड। तो तीनों के तीनों है, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 शो करना है रिलेशन आर में 1 2 3 4 5 तक गिवन बाई ए कॉमा बी, जहां पे ए माइनस बी जो है इवन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इवन। एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, शोध करना है दैट ऑल एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 are related to each other and all the element of 2, 4 are related to each other, but no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4। याद कीजिए मैंने एक इक्विवेलेंस क्लास की बात बताई थी, तो ये इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1, 3, 5 और 2, 4, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन उन दोनों को कंबाइन करके पूरा का पूरा सेट ए आ जाएगा, है ना। इसको डिसजॉइंट बोलते हैं।
चलो इसको भी करके दिखा देता हूं मैं आपको अभी के अभी। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूं सर, आपको एकदम क्लियर विजिबल हो क्या बात हो रही, क्यों हो रही, कैसे हो रही। ठीक है क्या? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशन आर को पहले निकाल लो, सारे के सारे एलिमेंट। कैसे निकालोगे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आर इक्वल टू हो जाएगा, है ना, पहले ए की वैल्यू 1 लो, तो 1 लोगे तो 1 में क्या माइनस करो कि इवन आए, तो कहोगे सर 1 में 1 माइनस करो इवन आएगा, 1 में 3 माइनस करो इवन आएगा, 1 में 5 माइनस करो इवन आएगा। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब सेम मैनर में 2 लो, तो 2 में क्या माइनस करो कि इवन आए। अच्छा ध्यान रहे कि मॉड है, तो इसलिए 2 में 1 में 5 माइनस करो -4 आएगा, उसका मॉड लोगे प्लस ही हो जाएगा, तो इसलिए हम साइन का ध्यान नहीं दे रहे हैं। बोलो क्यों? क्योंकि मॉड लग गया तो भाई वो हमेशा पॉजिटिव कर देगा। 2,2 इवन आएगा, 2,4 इवन आएगा, है ना, बस ठीक है। 2,6 तो ले नहीं सकते क्योंकि 6 वो एलिमेंट ही नहीं है सेट ए में। सेम मैनर में 3 लो, 3,3 भी इवन आएगा, 3,5 भी इवन आएगा, फिर 4 लो, 4,4 बस 5 लो, 5,5। वेरी गुड, ये आ गया आर, रिलेशन आर के सारे एलिमेंट। अब इसमें देख लो सारा का सारा, क्या चेक करना है? सारा का सारा ये चेक करना है कि ओके, तो सेट ए जो है, अब ध्यान समझो, सेट ए में 1 2 3 4 5 हो गया। अब रिलेशन हमने लिख लिया, अब हमें देखना है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। पहले रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, मतलब ए कॉमा ए बिलोंग करता है आर में, दैट्स वाई ए रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक की बात करें तो 1,3 तो है, लेकिन 3,1 है क्या? बोलोगे नहीं सर, इसलिए ये क्या हो गया सिमेट्रिक, तो देखो नहीं। अच्छा हो जाएगा क्या? बिल्कुल। क्यों हो जाएगा? ध्यान से समझो, अगर 1,3 इवन आ रहा तो क्या 3,1 भी इवन आएगा क्या? वेरी गुड। अब 1,5 भी इवन है तो 5,1 भी इवन होगा, 2,4 है तो 4,2 भी होगा, 3,5 है तो 5,3 भी होगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हमसे कुछ एलिमेंट रिलेशन आर के छूट गए थे, अभी हमने लिख लिया, होपफुली आपको अच्छे से क्लियर है। अब बताओ सिमेट्रिक है क्या? बोलोगे 3,1 है, 1,3 भी है, सेम मैनर में 3,5 है तो 5,3 भी है, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। अरे ऐसे समझो ना। अच्छा ओके, डोंट वरी, अभी दूसरे तरीके से, कॉमन सेंस के तरीके से भी मैं समझाता हूँ आपको। ओके, तीसरा ट्रांजिटिव की बात करें, देखो 1,1 है, 1,3 है, तो 1,3 भी है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना। सेम मैनर में 1,3 है, 3,1 है, तो 1,1 भी है। सो कोई भी दो ले लो, 2,4 4,4 तो 2,4 भी है, 3,5 5,3 तो 3,3 भी है। मतलब कि ये जो हमारा ट्रांजिटिव का कंडीशन होता है, ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर में, बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, वो बिल्कुल है। अब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। अब कॉमन सेंस के बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ, ये तो एलिमेंट लिख के मैंने सारा कुछ समझाया आपको, राइट। अब कॉमन सेंस के बेसिस पे मैं आपको समझाता हूँ कि ये तीनों के तीनों कैसे हुआ। ध्यान समझो, ए माइनस बी क्या आना चाहिए? ये इवन आना चाहिए। अब ध्यान से समझो, अगर हमने दोनों को इक्वल कर दिया, रिफ्लेक्सिव भी है, तो ए माइनस ए क्या आएगा? कहोगे सर 0 आएगा। अब 0 बताओ इवन है कि नहीं? कहोगे हाँ सर। तो अब देखो ए माइनस ए मतलब ए कॉमा ए बिलोंग करता है आर में, इसका मतलब है रिफ्लेक्स, सॉरी क्या हुआ? हाँ रिफ्लेक्सिव तो हुआ, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया, गुड। अब दूसरा क्या है कि ए माइनस बी क्या हुआ? बिलोंग करता है, अगर मतलब ए इवन आ रहा, क्या रहा? इवन आ रहा, तो बी माइनस ए भी इवन आ ही आएगा, क्योंकि उसका मॉड भी क्या आएगा? इवन आएगा। बोलोगे हाँ सर, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यही तो सिमेट्रिक होता है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ए माइनस बी अगर हमारा बिलोंग करता है आर में, बी माइनस सी भी बिलोंग करता है आर में, तो क्या ए माइनस सी भी करेगा क्या? बोलोगे हाँ। अब कैसे, ये समझो ध्यान से, बहुत अच्छे से। ए माइनस बी बिलोंग करता है आर का मतलब है इवन नंबर है, क्या है? इवन नंबर। बी माइनस सी भी क्या है? इवन नंबर है। अब ए माइनस सी को क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या? ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अब ध्यान से समझो, ए भी इवन और ए भी इवन, दो इवन मिलके क्या हो जाएगा? कहोगे सर इवन प्लस इवन हमेशा इवन आता है, तो ए भी इवन हुआ, मतलब बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी होगा। अब इसको मैंने दो तरीके से समझाया, होपफुली आपको दोनों तरीका बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर होगा, कहीं पे कोई भी डाउट करी परेशानी नहीं होगा। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? अरे भाई हाँ है ना। अच्छा, ये जो आगे इसका क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 3 5 जहां पे भी दिख रहा उन सब में ऑड ही आ रहा, और 2 4 जहां पे दिख रहा उन सब में इवन ही आ रहा, मतलब ये होगा ये जो सेट मैंने आर बनाया ना, अभी तो मिटा दिया। आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा बैकवर्ड जा सकते हो, वीडियो है क्योंकि, तो बैकवर्ड जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? सेट आर लिखा हुआ पूरा पूरा, वहां पे ध्यान से गौर से देखो अगर आप, तो पता चलेगा
कि सारे इवन नंबर एक साथ है, सारे ऑड नंबर एक साथ है, तो वो क्या हो गया, इक्विवेलेंट क्लास हो गया। एकदम क्लियर है क्या? वही ये बोला था क्वेश्चन में आगे के लिए, क्या कि 2 और 4 किसी भी तरीके से 135 से रिलेटेड नहीं है और 135 किसी भी वे में 2 4 से रिलेटेड नहीं है। बोला एकदम क्लियर, वेरी गुड। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, होपफुली आपको बहुत ढंग से क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, बच्चों वाली चीज है, क्यों? क्योंकि अभी हमने किया, कर लोगे क्या? अरे भाई बोलो हाँ ना। तो 2 पार्ट है इसका 9 का, दोनों कर लोगे, मुझे भरोसा है, क्यों? क्योंकि इतने सारे देख चुके हैं ना। अब बोल रहा है कि ये एग्जाम्पल दो, क्या सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, क्या इतने सारे एग्जाम्पल किए हमने, कर सकते हो क्या? वेरी गुड। चलो पहले का मैं बता देता हूँ। बोला सिमेट्रिक तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो, ट्रांजिटिव भी ना हो। मान लो दो परपेंडिकुलर लाइन, दो परपेंडिकुलर लाइन, ए अगर बी के परपेंडिकुलर है तो बी ए के परपेंडिकुलर होगा। अब इसका रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। क्या ए अगर बी के परपेंडिकुलर है और बी सी के परपेंडिकुलर है तो ए सी के परपेंडिकुलर होगा क्या? बोलोगे नहीं सर, वो तो पैरेलल हो जाएगा, किसी प्लेन की बात कर रहे हैं, राइट? तो इसलिए सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं। सेम मैनर में बाकियों का भी आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देना है। अच्छा, ये आराम से कर लोगे, इजी है, क्यों? क्योंकि अब इजी है इसलिए कर लोगे। अगर डिफिकल्टी आती है कहीं पे तो डोंट वरी, मेरे को बताओ, मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है? चलो थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ा हूं, आगे के लिए क्वेश्चन करते हैं 11 12 13, ये सारे मजेदार क्वेश्चन है ना? तो मैं बता देता हूँ, प्लस थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी कर रहा है, लेकिन ध्यान है, जल्दबाजी भले ही ना करनी पड़े लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही करना है, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? शो करना है कि रिलेशन आर इन दी सेट ए ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाई आर क्या है, पी कॉमा क्यू। क्या है? पी कॉमा क्यू, जहां पे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम दैट ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। तो पी कॉमा क्यू क्या है? दोनों है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, क्या सेम है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, एकदम बच्चों वाली चीज। कैसे? पी कॉमा क्यू क्या है? दोनों डिस्टेंस है, कहां से? ओरिजिन से, तो पी कॉमा क्यू है। तो मेरे को बताओ कि क्या पी कॉमा पी भी वही होगा क्या? बोलोगे हाँ, क्यों? क्योंकि पी कॉमा क्यू में दोनों डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो जो डिस्टेंस पी है वही डिस्टेंस क्यू है, तो जो डिस्टेंस पी है वही डिस्टेंस पी भी होगा। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ट्रांजिट सिमेट्रिक की बात करें तो जो डिस्टेंस पी का क्यू ओरिजिन से है वही क्यू का ओरिजिन से है। तो बताओ अगर पी क्यू दोनों सेम है तो क्यू पी भी सेम होगा क्या? कहोगे यस सर, क्यों? क्योंकि दोनों डिस्टेंस ही है ओरिजिन से, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव की बात करें फिर से वही बात, पी कॉमा क्यू बिलोंग टू आर, क्यू कॉमा आर बिलोंग टू आर, तो पी कॉमा आर बिलोंग टू आर, तीनों के तीनों डिस्टेंस सेम ही होगा, बिल्कुल बिलोंग करेगा, तो तीनों हो गया, है ना? बच्चों वाली चीज है। आगे बोला इसी क्वेश्चन में, फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी, है ना, इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर। आपको पता है, क्या पता है? एक सर्कल क्लास 11 में मैंने पढ़ाया था, होपफुली आपको पता हो, अगर नहीं पढ़ा है कहीं से पढ़ा होगा, लेकिन ये तो पता होगा ना कि किसी सर्कल का जो सेंटर है फिक्स होता है और सारे पॉइंट के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस सारे पॉइंट के कलेक्शन को अगर ये पूरा पूरा फिगर बनाया जाए तो यही सर्कल होता है। बोलो हाँ। ये देखो, मान लो इसका 3,4 है, तो 3,4 4,3 कोई भी पॉइंट ले लो, हमेशा जो रेडियस आएगा कितना आएगा? 5 आएगा, और ये सारे के सारे पॉइंट इसके सरकमफ्रेंस पे लाई करेंगे। तो वही बोल रहा कि अगर P जो है क्या है, वो सारे के सारे पॉइंट है रिलेटेड टू पॉइंट P, एक सर्कल से पास कर रहा और उसका ओरिजिन क्या है? सेंटर है 0 0। तो इसको शो कैसे करोगे? ऐसे करोगे, मान लो कोई भी पॉइंट ले लो x कॉमा वाई, तो ये कहोगे कि सर x कॉमा वाई का डिस्टेंस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हर टाइम पे सेम ही होता है। मान लो एक इक्वल है, अब दोनों तरफ स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये किसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है? किसका इक्वेशन है? सर्कल का। बोलो हाँ ना, क्लास 11 में हमने पढ़ा है, मतलब आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है, होपफुली आपको ध्यान हो। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर लिया क्वेश्चन नंबर 11। चलो बाकियों पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? ये भी बहुत आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। क्वेश्चन नंबर आसान है। ओके, मिटाते मिटाते तो दो चार बातें करता हूँ, कभी कभार मैं खुद से भी करता हूँ, होपफुली आपको समझ आए, आप ही के लिए होती है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? शो करना है एक रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ए, क्या है? ऑल ट्रेंगल है T1 और कॉमा T2, जहाँ पे T1 इज सिमिलर टू T2। तो सीधे दिख रहा है कि सर T1 अगर T2 के सिमिलर है तो T1 खुद के सिमिलर भी होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक के लिए अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के सिमिलर होगा, वेरी गुड, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात करें तो T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 T3 के भी सिमिलर होगा। तीनों हो गया इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, वेरी गुड। आगे बोला, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रेंगल T1, साइड है 3 4 5,
T2 5 12 13 और T3 6 8 10 which triangles among T1 T2 T3 are related। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो 3 4 5 है, यहाँ पे 5 12 13 है और ये 6 8 10 है। अब यहाँ पे देखो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या यही बन जाएगा क्या? तो सिमिलर कौन कौन सा हुआ याद कीजिए। सिमिलरिटी का 9th क्लास में आप पढ़ते हो, 10th क्लास में भी ट्रेंगल वाला चैप्टर था एक, कि अगर दो ट्रेंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होता है। तो इनका देखो 3/6 और 4/8 और 5/10, ये क्या आ जाएगा 1/2 1/2 1/2। बोलो हाँ है ना। तो ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं, तो T1 और T3 सिमिलर है, बाकी नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 वो हो गया अच्छे से, वेरी गुड। अब ये है टोटल कितने क्वेश्चन? 4। एक आध क्वेश्चन आपके लिए छोड़ू क्या? अरे भाई बोलो हाँ है ना। एक काम करता हूँ, 13 और 14 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, आसान है। आई नो कि आसान है तो आप कर लोगे, तो आप कर लेना। अगर नहीं आएगा फिगर नॉट क्यों, क्योंकि अपन बताएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 15 बोला कि लेट आर बी दी रिलेशन। अच्छा एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ एक बार पढ़ के। अगर आसान हुआ तो मैं आप पे छोड़ दूंगा, अगर कोई डिफिकल्ट हुआ हिंट लायक तो मैं बताऊंगा। ओके, ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा। ओके, बैकग्राउंड में थोड़े बच्चे खेल रहे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा कि थोड़ा ज्यादा डिस्टर्बेंस आपको सुनाई ना दे लेक्चर में, है कि नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्यों? क्योंकि वो खेल रहे हैं तो खेलने दिया जाए, जरूरी है खेलना। कम से कम मोबाइल में तो नहीं लगे, आउटडोर तो खेल रहे हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 शो करना है कि रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन। ठीक है, P1, P2 और दोनों के पास सेम नंबर ऑफ साइड है। ओके, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन सेट ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड 3 4 5। अब ध्यान समझो, आसान क्वेश्चन है, आप कर लोगे। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट में बता देता हूँ। बोला कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स है। ठीक है, रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? बोलोगे सर 3 साइड होते हैं। तो सेट ए में क्या आ जाएगा? सारे के सारे। यहाँ पे जो बोला ऑल एलिमेंट ऑफ ए में क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर पॉलीगन दिया था और नीचे बोल दिया ट्रायंगल है, तो इसलिए यहाँ नीचे जो सेट ए आएगा उसमें सारे एलिमेंट ट्रायंगल होंगे। बोलो क्लियर? वेरी गुड। अब इसको तो आप दिखाई दोगे, सेम साइड है, तो इक्विवेलेंस कैसे है? आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि लेट एल जो है सेट ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन है, और आर जो है रिलेशन है एल में। कैसे डिफाइंड है कि L1 इज पैरेलल टू L2। कितनी बार कर चुका हूं अपन, है ना। तो शो करना है कि ये रिलेशन है। आपने देखा ही कि पहले तो L1 L2, L1 जो है खुद के पैरेलल होती है, बिल्कुल होती है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। L1 L2 के पैरेलल है तो क्या L2 L1 के पैरेलल होगा? बोलोगे हाँ सर, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 L3 के पैरेलल होगा? बोलोगे बिल्कुल होगा, तो इसलिए ट्रांजिटिव भी होगा। लो मैंने ही करके दिखा दिया। आगे बोल रहा, शो करो कि एक फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। तो फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। तो इसके पैरेलल में जितनी भी लाइन आप जानते हो ना, बना दो। याद करो मैंने क्या बताया था कि अगर आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है तो दो लाइन पैरेलल कब होती है? दो लाइन पैरेलल तब होती है जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो और नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लास 10th में पढ़ा था, होपफुली आपको ध्यान में होगा, है ना। इफ टू लाइंस आर पैरेलल दिस कंडीशन मस्ट फॉलो, कि उनके x और y का जो कोएफिशिएंट है ना, उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। बाकी c1 c2 मैटर नहीं करता, इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल हो गया तो वो क्या हो जाएगा? वो एक दूसरे पे ही लाइन हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, है ना। तो अब इसके रिगार्डिंग बता दो। इसमें एक काम करो, तो आप y इक्वल टू 2x प्लस 4 है तो +5 कर दो, +6 कर दो, +7 -8 -9, मतलब इस कांस्टेंट टर्म को चेंज करते जाओ, बहुत सारी लाइन आपको मिल जाएगा। तो इसका जेनेरिक फॉर्म में लिख दो y इक्वल टू 2x प्लस c, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑल लाइन रिलेटेड टू अबव क्वेश्चन। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, दो क्वेश्चन अपन के पास बचे। बोल रहा रिलेशन आर है सेट 1 2 3 4 में गिवन बाय आर इतना है, चूज करना है करेक्ट। 4 ऑप्शन है, कितना आसान। बोला रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ पे देखो 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, तो रिफ्लेक्सिव जहां पे भी है वहां पे करेक्ट कर दो। तो देखो सी तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो बोला नॉट रिफ्लेक्सिव। तो अब बात करते हैं किसका? सिमेट्रिक का। तो देखो 1 2 है, 2 1 है क्या कहीं पे? कहोगे नहीं है सर, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। ये बोला इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं हो सकता, और आगे बोल रहा कि नॉट सिमेट्रिक, तो ये तो सही बोल रहा। ये बोला पहला वाला सिमेट्रिक तो है, ये नहीं हो सकता। तो बच्चा ऑप्शन क्या? बी। क्या? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव कैसे है? ध्यान समझो। 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 भी है,
1,1 है और 1,2 है तो 1,2 भी है। 4 का इसी तरीके से 1,3 3,3 तो 1,3 भी है और 1,3 3,2 तो 1,2 भी है। बोलो हाँ, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत अच्छे से क्लियर। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, दैट इज लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर जो है a, b है, जहां पे a इक्वल टू है b-2 और b जो है ग्रेटर देन 6 है। ठीक है, तो चूज करना है करेक्ट। अब कौन सा एलिमेंट जो है आर में मतलब कि बिलोंग करेगा। ये देखो 2,4, ये पहला वाला एलिमेंट क्या होता है, a की वैल्यू होती है और ये b की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखो b अगर 4 रखो, यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 में से 2 जाएगा, 2 ही आएगा ना, तो 2,4 बिलोंग करता है आर में। बिल्कुल सही है, तो करेक्ट पूछा था हमारा, पहले ही करेक्ट हो गया। दूसरा करेक्ट क्यों नहीं होगा, देखो अगर b की वैल्यू 8 रखो तो 8 में से 2 गया तो 6 आएगा ना, तो ये 3,8 नहीं 6,8 होना चाहिए। ये 6,8 है, ये भी बिलोंग करता है। 8,7 बिलोंग करता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो दो ऑप्शन सही है, कौन कौन सा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। एकदम क्लियर। अच्छा माफ कीजिएगा, दो ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकते, तो इसलिए एक कोई गलत होगा। यहाँ पे देखो क्या बोला है, बी जो है ग्रेटर देन 6 है, तो बी की वैल्यू 6 से छोटा तो ले ही नहीं सकते ना, तो भाई पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। बोलो हाँ, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी होगा। मैं सोचा जी एडवांस का क्वेश्चन टाइप का जैसा पूछता है कि उसमें मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा 2 ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखने पे बी ग्रेटर देन 6 है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो हमने अभी तक क्या देखा, पूरा सेट का रिलेशन एंड फंक्शन का पहला एक्सरसाइज और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो सारे कुछ। अब ये लेक्चर हो गया लगभग मोर देन 1 आवर का, राइट। तो आपको बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट ना फील करो चैप्टर को लेकर, आसान चैप्टर है ना। हाँ थोड़ा सा बोरिंग है आई नो, लेकिन आप बहुत ज्यादा आसान। तो इसलिए अगला जो दूसरा और तीसरा एक्सरसाइज है उसको अपन सेकेंड पार्ट में कर लेंगे। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में अपन दोनों के दोनों एक्सरसाइज भी करेंगे, साथ में आपको मैं प्रोवाइड करूंगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए टास्क, इंपॉर्टेंट टास्क है, मजेदार है। तो अगले लेक्चर में आना बिल्कुल ना भूलें, उसको भी साथी के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक काम करो, कुछ खा पी के फिर से बैठो, अगले 1 घंटे में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे और फिर पूरे 1 हफ्ते के लिए आपको टास्क मिल जाएगा एकेडमिक्स के रिलेटेड भी, साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी रिलेटेड। ओके, तो चलो अगले पार्ट में आ जाओ, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा खा पी के आना कुछ, सच दैट कि 1 घंटे फिर से बैठ पाओ अच्छे से। ओके चलो आ जाओ।